आप देख रहे हैं नेशन रिपब्लिक न्यूज। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में कवि अरुण कुमार श्रीवास्तव के काव्य संग्रह एक मुट्ठी सृजन का हुआ लोकार्पण। पुस्तक लोकार्पण समारोह का उद्घाटन पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव ने किया। पुस्तक लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि और पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमरेश कुमार लाल, अमिटी विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर विवेकानंद पांडे, सम्मेलन के उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर प्रसाद, डॉक्टर मधु वर्मा, कुमार अनुपम, डॉक्टर विनय कुमार, विष्णुपुरी, कवित्री आकांक्षा अनुभूति, सौरभ पल्लव, सुविंदा श्रीकांत ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कवि अरुण कुमार श्रीवास्तव के काव्य संग्रह एक मुट्ठी सृजन का लोकार्पण प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद ने किया। अपने उद्गार में डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि लोकार्पित पुस्तक के कवि अत्यंत संवेदनशील और प्रेमानुरागी हैं। हमारे मित्र डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव जी के पुस्तक का लोकार्पण है, जिसका शीर्षक है एक मुट्ठी भर सृजन। साहित्यकार सृजन ही करता है, विसर्जन कौन करता है अब आप सभी लोग जानते हैं। साहित्यकार का काम है सृजन करना, और साहित्य ही समाज को दिशा देती है। अगर आज भी हम किसी तरह से काम चल रहा है तो वो साहित्य ही, जिसके जो आज भी शुद्ध है। अशुद्धता हर जगह हो गई है, लेकिन साहित्य आज भी शुद्ध है। मैं सभी उपस्थित साहित्यकारगण और सभी लोगों को नमन करता हूँ। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। एक मुट्ठी सृजन है, मुझे याद आया कि इसका क्या मतलब है। लगा कि जब हम गांव में थे, खेती बाड़ी था, छोटे गृहस्थ के घर से आते थे, गरीब घर से, तो मेरी माँ अपने खंड में एक मुट्ठी सरसों छींटती थी और भुट्टा का दाना, और एक मुट्ठी दाने से 100 भुट्टा का दूध निकलता था, और उससे सैकड़ों भुट्टा का दाना निकलता था। और उस जमाने में तो सुग्गा मिलता नहीं है, सुग्गा आके खाते थे और हम लोग भी खाते थे। एक मुट्ठी से कितना सृजन होता है, हमका क्या उनके परिकल्पना में ही बात है। साहित्य के धरातल पाया, साहित्य धरातल पाया, को बड़ा छोटा महसूस किया मैंने। मैं डॉक्टर होकर इतने विशाल साहित्यकारों के बीच में क्या वर्णन करूं, क्या कहूं, न कहूं, कहूं तो बेवकूफ कहूं और न कहूं तो लोग क्या कुछ नहीं आता है। तो बड़ी वहां लोग की स्थिति में था। मैंने किताब का उलटना शुरू किया, अरुण श्रीवास्तव जी लिखित मन की बात बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अभी तक 82 बार मन की बात कर चुके हैं। अब मन की बात में बड़ा दिल की बात निकलती। और उस श्रीवास्तव जी ने मन की बात में जो डिस्क्रिप्शन दिया है, खुद एक पढ़ना, एक खुद साहित्य है। किस तरह इस युग में उधर सारा आपाधापी कमर्शियल लैंडिंग लाइफ का इतना जरूरी है, इतना उन विषमताओं में एक संवेदनशील हृदय, एक ऑब्जर्वर किस तरह चीजों को देखते हुए अपने को देखने करने की कोशिश करता है। बड़ा इन्होंने मानव चित्रण पोस्ट किया है। कभी सोचे बस जा रहे हैं, कभी ट्रेन पर जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी सिंगापुर जा रहे हैं। जरा मौका मिला, कोई आइडिया आया कि फूल है, वहीं लिख डाले फूल पर। आइडिया आया कि ये देख रहे हैं प्लेन में और लोग कैसे जा रहे हैं, क्या है उनकी स्थिति, क्या है, लिख डाले। कह के मैं वहीं लिख डाला, उसको मैंने रिवाइज नहीं किया और हर उस क्षणों को अपने लेखनीबद्ध करने की कोशिश किया है जो हमारे जीवन में आती है। और तब मैं आगे देखना शुरू किया, सब कुछ में एक कमाल के व्यक्ति हैं। शुरू करते हैं प्रकृति प्रेम से निष्पत्ति। किताब के प्रस्तावना में और संदेश में हमारे विद्वान डॉक्टर अनिल श्रफ जी ने प्रस्तुत किया है। इनके कविता में प्रेम प्रकृति आती है, प्रकृति के प्रति प्रेम है। साथ साथ एक विज्ञान, मैनेजमेंट और लॉ के विद्यार्थी रहे, तीनों से हटके हुए एक संवेदनशील हृदय में किस तरह की भावना प्रस्फुटित होती है और वो भावना शब्दों में आकर बाहर निकलती है, वो कविता बन जाती है।
अगेन इन्होंने कहा है डॉक्टर कुमार भाई अनिल सुलभ जी ने, हम हाथ नहीं जानते थे, रस काव्य जानते थे, काव्य रस जानते थे, कविता जानते थे। इन्होंने 2 वर्ड बड़ा लिखा जिनसे बाद में बात करूंगा। इन्होंने कहा काव्य धर्म का निर्वाह अरुण श्रीवास्तव ने किया है, रस काव्य का निर्वाह किया है। और बड़ी मार की बात कही कि इनके अंदर कुछ छिपी हुई जो संवेदनशीलता है उन परिस्थितियों तक उभर के आती है, एक प्रवाह बनकर धारा कर निकलती है। वही लेकिन कविता के रूप में आई है अरुण श्रीवास्तव। जीवन का हर पहलू जो कैद करने की कोशिश की। और जब मैं थोड़ा सा और देखा तो बसंत पहला इनका नेक्स्ट अब तो आजा, किसको करें अब तो आजा? माँ बाप सोए हुए हैं, बच्चे सोए हुए हैं, खर्राटे भर रहे हैं, अब तो आजा। और आगे बढ़ते हुए प्रकृति के जटिल समस्या में जाते हैं। आत्महत्या प्रो लिखे कमाल कर दिया। 10वां के मैट्रिक बोर्ड में अच्छा इम्तहान नहीं आया, लड़का फांसी लगा के आत्महत्या कर दिया। क्या कहानी खत्म हो गई? क्या वो दुख भरा दर्द खत्म हो गया? इन्होंने हर समस्या का निकाला, कहीं समाधान नहीं दिया है। कहा कि समाज का पिता माता कर्तव्य है कैसे लोगों को विश्वास भरे, क्रिटिसाइज नहीं करे, कोई इंकरेज करे, उत्पाद विश्वास पैदा करे। हर बात पर उन्होंने उसी तरह आगे भारत के सिपाहियों को वर्णन किया पत्थरबाज। ये पत्थरबाज निकल के आते हैं पाकिस्तान से इंडियन फौज पर 20 साल तक पत्थरबाजी करते रहे हैं। और कितने पत्थरबाजों से हमारी फौज बढ़ गई, हम लोग कुछ नहीं करते रहे। लेकिन कभी नेतृत्व आता है जो समस्या दिया कि पत्थरबाजों का जवाब उसी तरह से दिया जाए और पत्थरबाजी खत्म हुई। इस तरह हर समस्या के उन्होंने कहीं टेस्ट किया है, उसका समाधान निकाला है। अब पग पग पर उसको लगातार छेड़ते रहे। एक बड़ा ऐतिहासिक बात आई, उन्होंने कहा कि मोहल्ला, एक कविता है मोहल्ला। हमको याद है अपने मोहल्ला का कृष्णापुरी का, जब आया था तो मुश्किल से 10 घर थे। कृष्णापुरी में हर घर में लोग जाते थे, हर संडे को चाय पीते थे। मोहल्ला निवासी वो मोहल्ला बसते बसते 100 गुना आबादी बढ़ी, उसमें 100 अपार्टमेंट बन गए। अब नए किराएदार आ गए, अब मोहल्ला गायब हो गया, लोग दूसरे को पहचानते नहीं। तो मोहल्ला के एवोल्यूशन का जिन्होंने वर्णन किया है एक कविता के रूप में, अद्भुत है। लिखता के जीवन का हर व्यवहारिक बात को देखते गए हैं, कलमबद्ध करते गए हैं। और यही साहित्य है। साहित्य समाज का दर्पण है, मार्गदर्शक है, वो दिखाता है, बताता है, भविष्य की कल्पना करता है और रास्ता भी दिखाता है। इसे साहित्य और कविता कोई मामूली चीज नहीं है, वो संवेदनशील क्रिएटिव माइंड का प्रोडक्ट है जिसको सृजन करते हैं। और अरुण श्रीवास्तव उस क्रिएटिव माइंड और सृजन के महान प्रवर्तन करता है। और मैं 3 बार अनिल सुलभ जी का आप पढ़िएगा जो संदेश लिखे हैं, हर 2 लाइन में बहुत गहन चिंतन और साहित्य की उच्चतम धारा बह रही है। इस तरह आश्चर्य की हिंदी साहित्य का भवन में इतने उच्च कोटि के साहित्य का कविता और ऐसे लोग का लगातार उसमें संदेश, वो संदेश खुद साहित्य पर एक दृष्टिपात करने वाला है, समाज को बताने वाला है। और इन्होंने एक बात और कही, अनिल सुलभ जी को मैं फिर धन्यवाद देता हूँ। इनका छंद पर कि आज की कविताओं में छंद रस खत्म होता जा रहा है। इस बंजर भूमि में छंद, अब कविता बोलते हैं आजकल अधोखान बारिश हो रही है, बिजली जल रही है, मैं क्या करूं? एक लाइन हो गया कविता, रस नहीं आया। लेकिन छंद जो आता है, रस भरी छंद, उसकी नितांत कमी होती जा रही है। और अरुण श्रीवास्तव ने उस छंद को ही पकड़ा है, उस काव्य दर्शन को पकड़ा है। और इस तरह की पूरी कविताओं में प्रौढ़ता का दर्शन होता है। इन सब बातों को थोड़ा मैं समझ पाया हूँ। साहित्य के बारे में जानकारी बड़ी कम है, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि आज आने का मौका मिला और आप लोग के बारे में अपने उद्गार करने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद। साहित्य सम्मेलन में साहित्य की चर्चा हमेशा होती रही है। साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, जो हो चुका है, सभी चीजों पर कविकार, साहित्यकार का, कहानीकार का दृष्टिकोण, सभी चीज उनके दृष्टि में रहता है, सभी उस पर चिंतन करते रहते हैं। उसके बाद जो उनकी रचना आती है, समाज के लिए वह दर्पण का कार्य करती है। यदि समाज आपका दूषित है तो साहित्य में उसका भी चित्रण आ जाएगा। यदि आप अच्छे हैं तो आपका भी चित्रण आ जाएगा कि आप अच्छे हैं। इसलिए हम लोगों को
समाज सुधार के रूप में कवि और लेखक को लेना बहुत जरूरी है। ये बिहार की धरती वैसे भी गौरव की धरती है। सेंटेनरी प्रोग्राम पटना हाईकोर्ट के उस प्रोग्राम में जब फॉर्मर चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू साहब आए थे तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था, मैं उनके सेंटेंस को कोट करता हूं, वहां से अपनी बात को आगे ले जाऊंगा। उन्होंने कहा था, इट अपीयर्स ऑलमाइटी हैज हैंडपिक्ड बिहार फॉर लीडिंग ह्यूमैनिटी। और ये बात एकदम सत्य है कि अगर मानवता का विकास, मानवता को आगे ले जाने का कार्य कहीं से हुआ है तो वह इस बिहार की पावन धरती से हुआ है। शायद हमारी दो लाइनें जो मैंने अपने एक बहुत रचनात्मक इंसान से ली है, उसका नाम सत्यम है, मैं उसकी दो लाइनें आपको सुनाऊंगा, शायद आपको समझ में आएगा कि बिहार में कितनी क्षमता है। प्रथम नागरिक स्वतंत्र देश के हुए जिस भूमि की संतान, प्रथम नागरिक स्वतंत्र देश के हुए जिस भूमि की संतान, स्वयं भगवान बुद्ध को जहां पेड़ की छांव में मिला ज्ञान, हे बिहार की पावन धरती, करते हैं हम तुम्हें प्रणाम, करते हैं हम तुम्हें प्रणाम। आज जब मैं अपनी निगाह चारों तरफ घुमाता हूं तो इन महान विभूतियों के बीच अपने आप को खड़ा पाकर गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं अपने आप को और भी गौरवान्वित महसूस करता हूं जब मैं अपने हाथ में अपने सहयोगी अरुण कुमार जी की पुस्तक लेकर के उसी से लिखे हुए कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इन्होंने अपनी बुक में लगभग हर तरीके की कविताओं को समाहित किया है। मैं शुरुआत करता हूं इनके अपने दिल के उद्गार से। ये लिखते हैं, इनका बेटा पल्लव है जो हॉस्टल में रहता है और 2002 में जब वो हॉस्टल में था तो लिखते हैं, पल्लव याद तुम्हारी आती है, चाहे दिल को जितना समझाऊं पर याद तुम्हारी आती है। और ये केवल अरुण कुमार जी की भाषा बोली नहीं है, बल्कि यहाँ बैठे हर इंसान जिसका बच्चा बाहर पढ़ता है, ये हर इंसान के मन की बात है जो ये लिख रहे हैं, पल्लव याद तुम्हारी आती है। मैं दूसरा आपको ले चलना चाहता हूं हिंदी भाषा के लिए, जो कि जन जन की भाषा है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और शायद इस समाज के सृजन का बीज रखती है। उस भाषा के बारे में वो लिखते हैं, मेरी जान से प्यारी हिंदी मेरी मातृभाषा है, यह सूर कबीर तुलसी मीरा की भाषा है, अन्य भाषाओं को स्वयं में समाहित करने वाली हिंदी एक समावेशी एवं कालजयी भाषा है। मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण विराम दूंगा इनकी के एक पैराग्राफ को पढ़ते हुए, इन्हीं की कुछ लाइनों को पढ़ते हुए। ये एक योद्धा के उद्गार को लिख रहे हैं, मैं भारत का वीर सिपाही, मैं भारत का वीर सिपाही, मुझे फर्ज निभाना आता है, मेरे लिए राष्ट्र प्रथम, घर परिवार बाद में आता है, घर परिवार बाद में आता है। थैंक यू सो वेरी मच। मैं बधाई देता हूं आज के उनकी सृजन के रचयिता आदरणीय अरुण कुमार श्रीवास्तव जी को। इन्होंने यह जो रचना करके कार्य करने का काम किया है वह बहुत ही प्रेरणादायी है। और जैसा कि शीर्षक है, एक मुट्ठी सृजन, 5 अंगुलियां होती हैं, कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ। इन सबों को मिलाकर के ही मुट्ठी का निर्माण होता है। इसका अभिप्राय है कि हर तरह की रचनाएं इनकी कृति में सम्मिलित हैं। और जैसा कि उन्होंने महाभारत युद्ध का वर्णन किया है, तो 5 पांडवों ने पूरे विश्व को नया आयाम देने का काम किया, अधर्म पर विजय प्राप्त करने का काम किया। यह एक विशेष संदेश का काम करता है इनका एक मुख्य सृजन। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ जन को मेरा बहुत बहुत आदर भरा नमस्कार। एक छोटा सा संक्षिप्त सा लेकिन आज के लिए थोड़ा सा विशेष परिचय मैं बता दूं अपना। मैं जो हमारे आज की इस प्रोग्राम के रचनाकार हैं श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, मैं उनकी पुत्रवधू हूँ। और मुझे काफी गौरव का अनुभव हो रहा है और अंकल जी को यहाँ से कविता पढ़ते हुए उनकी पुस्तक को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरे अंदर
कुछ उद्गार आए, कुछ बातें आई और मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। क्षमा चाहती हूँ, जो भी 2-4 मिनट का समय मैं लूंगी उसके लिए। दरअसल कविताओं का शौक तो हर इंसान को होता है, हर व्यक्ति एक उम्र में कवि बनता है। कुछ बने रह जाते हैं, कुछ बन के फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन कविता के सागर में डुबकी हर व्यक्ति किसी न किसी समय में लगाता है। ऐसा मैंने भी अनुभव किया है, आपने भी किया होगा। तो कविता का शौक मैं भी रखती हूँ और थोड़ा सा उस परिवार से भी संबंधित हूँ जहाँ कविता के क्षेत्र में लोग रहे हैं, जैसे कि समीर परिमल साहब जो मेरे मामा जी हैं, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। तो थोड़ा फूल में भी है, थोड़े घर में भी है, तो 2 कविताएं हैं छोटी छोटी, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं चूंकि एक महिला हूं और महिला होने के नाते महिलाओं के लिए कुछ दायित्व भी रखती हूं। एक स्त्री मेरे हिसाब से अपने आप में एक शंकर है। थोड़ा अजीब लगेगा सबको, स्त्री को मैं शंकर कह रही हूं, पार्वती नहीं कह रही। क्यों नहीं कह रही, मेरी ये कविता आपको बताएगी। आज फिर विष पिया मैंने हंसकर, आज फिर मैंने विष पिया हंसकर, शायद आज फिर उतर आया मुझ में कोई शंकर। आज फिर मुझ में उतर आया कोई शंकर। कहीं मानवता शर्मसार न हो, कहीं मानवता शर्मसार न हो, कहीं बोलों की बौछार न हो, कहीं मानवता शर्मसार न हो, कहीं बोलों की बौछार न हो। आज फिर मुझ में उतर आया कोई शंकर। जब जब चौसर दिखता है, जब जब अपने ही छलते हैं, जब जब चौसर बिछता है, जब जब अपने ही छलते हैं, लो फिर मुझ में उतर आया कोई शंकर। और निर्लजता पर मान कटार, कृष्ण सदृश और गीता सार। निर्लजता पर मार पटार, कृष्ण सदृश और गीता सार, लो फिर मुझ में उतर आया कोई शंकर। ओह जलन सी है सीने में, जलन सी है सीने में, और धैर्य बनके आंसू फूटा। जलन सी सीने में और धैर्य बनके आंसू फूटा, लो फिर मुझ में उतर आया कोई शंकर। इतना ही नहीं, विष उबलता हुआ समंदर आज हलाहल मेरे अंदर। विष उबलता हुआ समंदर आज हलाहल मेरे अंदर, लो फिर मुझ में उतर आया कोई शंकर। और हर स्त्री के लिए, हर स्त्री की मन की बात मैं किस परिप्रेक्ष्य में कह रही हूँ, न समाज, न परिवार, न विश्व, मैं हर परिप्रेक्ष्य में कह रही हूँ, एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए कह रही हूँ कि उगला जो कुछ विष तुमने, उगला जो कुछ विष तुमने, भेद गया वो मेरा सीना, भेद गया वो मेरा सीना। एक विनती है मित्र तुमसे, अपना अमृत तुम ही पीना, क्योंकि मुझ में उतर आया कोई शंकर। तो ये स्त्रियों के लिए एक कविता थी। और एक कविता मैंने काफी पहले मैं शिक्षिका भी रही हूँ उस समय तक, और फिलहाल तो नहीं हूँ। जब मैं शिक्षिका थी तो बच्चों को समझाते थे, बच्चों के मनोरंजन के लिए, उनको कुछ सीख देने के लिए एक छोटी सी चीज मैंने लिखी थी। मैं छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ और कविता के मामले में मैं शिशु हूँ, अभी पनप रही हूँ। और इस कविता का शीर्षक है फितरत। रात के अंधेरे में हो या दिन की उजली रोशनी में, हजारों की भीड़ में या फिर अकेलेपन में हो, अब किसी भी बात का फर्क कोई नहीं पड़ता, फितरतन आदमी से डर अब नहीं लगता। सुना किए हम बालपन से ढेर सारी कहावतें भी, सुना किए हम बालपन से ढेर सारी कहावतें भी, भूत भूत कुछ न होता, डरा करो आदमी से जी। ये सुनते हैं कि भूत नहीं होता है, इंसान से डरो। सुनी सुनाई का तो अब जोर कोई नहीं चलता, फितरतन आदमी से डर अब नहीं लगता।
घड़ी में सांस थामे बात ये सोचा कि हम, हर घड़ी में सांस थामे बात यही सोचा कि हम, लगी न पीठ में फिर कोई छुरा, जामे कई बदला कि हम। एक पल भी मन मेरा अपना पराया नहीं करता, फितरतन आदमी से डर अब नहीं लगता। समय मैंने लिया, माफ कीजिए, एक बार फिर से प्रणाम करिए। धन्यवाद। यहाँ पर मंच पर मैं सबसे छोटा हूँ कद में, समझ में और उम्र में, तो आप सभी को नमस्कार। बचपन से देखता था कि डैडी और मम्मी बहुत व्यस्त रहते थे मेरी और मेरी बहन की परवरिश में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, और उनको अपने लिए किसी भी चीज़ के लिए कभी समय नहीं मिलता था। एक दूरदर्शन पर 8 पीस के समाचार के अलावा डैडी को किसी और चीज़ पर कभी समय बिताते अपने लिए नहीं मिलता। और रिटायरमेंट के बाद वो और व्यस्त हो गए। डैडी ने वकालत शुरू की, डैडी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे, सोशल वर्क में भी ज़्यादा योगदान दिया, पर साथ ही अपने अंदर की रचनात्मकता को कविता का रास्ता दिया। और मैं जब इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद जब बहुत लोग थोड़ा आराम करना चाहते हैं तो अपने शौक को एक नया आयाम दें और अपने अंदर के टैलेंट को एक नई धार देना, इसके लिए बहुत साहस चाहिए। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अंदर मेरे डैडी की आधी साहस हो कम से कम, और मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। It's an honor to be here today for this event. Great things have already been said about the book by the distinguished guests, who are themselves very accomplished, I can tell. To me, more than the release of this book, this event is a celebration of Daddy's intellect, his keen observation of things around him, ability to stay relevant, tech savviness, profound ability to connect the dots, and needless to say, his incredible eloquence. Some of these poems were written in the US when Daddy and Mommy were visiting us. I've been a witness to the process of his writing. There were days when I would see him, just with an idea in his mind when I would leave for work. By the time I'd return, he'd have a poem ready. What better can we ask for a tea time indulgence? So we would sit as a family and, enjoy his recital. Mummy, and this was a personal recital with this Mummy, Pallav and I. It was my dream that he brings this book with all his lovely creations, and I didn't have an ounce of doubt in my mind that wouldn't happen. In 13 years of living abroad, I pretty much visit home every year. I must say this is one of the most eventful and happy trips, and that's all thanks to Daddy. I encourage everyone present here to read this amazing creation. This is not a marketing pitch. I just hope that you are as impressed as much as we are. On behalf of the entire family, I thank you for being here today and making this event a success. And Daddy, congratulations to you. I wish you all the very best for many more successes in life and hopefully many more books. I hope you continue to be an inspiration for people around you, especially the younger generations. Thank you. लोकार्पण करता है गोपाल बाबू, मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव एवं अमरीश कुमार लाल जी, शंकर प्रसाद जी, मधु वर्मा जी, पांडे जी और कुमार अनुपम जी, सभा में उपस्थित भाइयों बहनों और मेरे यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। यूं तो मैं बचपन से
ही लिखता आ रहा हूँ, विद्यार्थी जीवन से थोड़ा बहुत लिखते आ रहा हूँ, लेकिन इसको संकलित करने का मौका नहीं मिला था। तो इसको संकलित करके 71 कविताओं को मैंने संकलित किया है और 71 कविताएं जीवन के 71 आयामों को दर्शाती हैं। मैं विद्यार्थी जीवन से ही रामधारी सिंह दिनकर से, राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर से जीवन से प्रभावित रहा हूँ और मेरी कविताएं, तो एक कविता जो रामधारी सिंह के रश्मि रथी से ज़्यादा प्रभावित है, उसी को मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कविता का शीर्षक है भीष्म कृष्ण संवाद। 18 दिन चले महाभारत युद्ध का अंतिम दिन। 18 दिन चले महाभारत युद्ध का अंतिम दिन। हुई किससे क्या भूल, हुई किससे क्या भूल, उसके प्रायश्चित का दिन। साक्षी हो युद्ध की विभीषिका, शांत हो चुके हैं दिनमणि। कौन था गांडीव प्रत्यंचा, आज शांत है उसकी ध्वनि। 18 दिन चले महाभारत युद्ध का अंतिम दिन। हुई किससे क्या भूल, उसके प्रायश्चित का दिन। साक्षी हो युद्ध की विभीषिका, शांत हो चुके हैं दिनमणि। कौन था गांडीव प्रत्यंचा, आज शांत है उसकी ध्वनि। अब युद्ध क्षेत्र का वर्णन, अंतिम दिन है। युद्ध में चारों ओर वीरों के शव हैं, कैसे हाथ हैं, कई भाले हैं। युद्ध का वर्णन है, आपको पसंद आएगा, मैं आप लोग की प्रशंसा चाहूंगा। चतुर्दिक बिखरे हैं वीरों के अग्नितरंड मुंड। चतुर्दिक बिखरे हैं वीरों के अग्नितरंड मुंड। भर गए हैं रुद्रों के कई कई कुंड। कहीं पड़े हैं हाथ पांव, कहीं पड़े हैं भाले। भुजाहीन कहीं धर पड़े हैं, कहीं तलवार ढाले। यत्र तत्र बिखरे हैं, यत्र तत्र बिखरे हैं योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र। चतुर्दिक उड़ रहे हैं योद्धाओं के फटे वस्त्र। जिन रथियों ने छुड़ाए थे युद्ध में अली के छक्के, समर भूमि में बिखरे हैं युद्ध में उनके रथों के टूटे चक्के। शांत पड़ चुकी है धनुष के टंकारों की आवाज। आ रही है केवल वाय श्रृंगार के डरावनी आवाज। मृत शवों को नोच रहे हैं, मृत शवों को नोच रहे हैं स्वानबाज श्रृंगार गिद्ध। मृत शवों को, सभी वीर है, एक पर एक वीर है और उनके शव को स्वानबाज श्रृंगार गिद्ध नोच रहे हैं। कितना हृदय विदारक दृश्य है। मृत शवों को नोच रहे हैं स्वानबाज श्रृंगार गिद्ध। जिन वीरों ने पाई थी गुरु द्रोण कृपा से वाणसिद्ध। वैसे वैसे वीर है जिन्हें उन्होंने द्रोणाचार्य से और कृपाचार्य से बाण सिद्धि प्राप्त की थी। उन वीरों के शव को कुत्ते, सियार, बाज, गिद्ध नोच रहे हैं। तो मृत शवों को नोच रहे हैं स्वानबाज श्रृंगार गिद्ध। जिन वीरों ने पाई थी गुरु द्रोण कृपा से वाणसिद्ध। टूटी और बुरी धनुष मृत सांपों से लगती है। पूरा का पूरा समर क्षेत्र सूनी मरघट से लगती है। पूरा का पूरा समर क्षेत्र सूनी मरघट सी लगती है। क्लांत हो चुकी है युद्ध की उन्मादी गर्जन। क्लांत हो चुकी है युद्ध की उन्मादी गर्जन। समस्त कुरुक्षेत्र बन चुका है मरघट सा निर्जन। जिन वीरों के लिए था महामुक्ष का द्वार, जिन वीरों के लिए था युद्ध महामुक्ष का द्वार समर, वे सब युद्ध में वीर गति पा हुए अमर। युद्ध गाय प्रशस्ति किसकी, गाय व किसका गौरव। युद्ध गाय प्रशस्ति किसकी, गाय व किसका गौरव। जब बचा नहीं कोई जीवित कुल गौरव, जब कोई बचा ही नहीं, किसके युद्ध, किसके जीत बना। दोनों पक्ष के लोग मरे, दोनों पक्ष के लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग मर चुके हैं। तो युद्ध गाय प्रशस्ति किसकी, गाय व किसका गौरव। जब बचा नहीं जीवित कोई कुल गौरव। उस निर्जन हो चुकी भूमि की सरसैया पर, उस निर्जन हो चुकी भूमि की सरसैया पर महान योद्धा देवव्रत भीष्म है सोए। थोड़े व्यथित थोड़े चिंतित कुछ खोए खोए। उस निर्जन हो चुकी भूमि की सरसैया पर महान योद्धा देवव्रत भीष्म है सोए। थोड़े व्यथित थोड़े चिंतित कुछ खोए खोए। तीरों से विदा है गुरु का पूरा शरीर। तीरों से विदा है पूरा शरीर, पूरा गदगद। तभी मधुसूदन ने चरण स्पर्श कर बोला प्रणाम पितामह। मधुसूदन कृष्ण आते हैं। तभी मधुसूदन ने चरण स्पर्श कर बोला प्रणाम पितामह। भीष्म बोले इस निर्जन में तेरा स्वागत देवकी नंदन। मैं तो बहुत आसुकता से तेरा ही कर रहा था स्मरण।
हिम बोले इस निर्जन में तेरा स्वागत देवकी नंदन, मैं तो बहुत आतुरता से तेरा ही कर रहा था स्मरण। देखो है आज इच्छा मृत्यु प्राप्त व्यक्ति के प्रयाण का दिन, देखो है आज इच्छा मृत्यु प्राप्त व्यक्ति के प्रयाण का दिन, पर प्रयाण करूं कैसे, गले में अटकी है संशय कठिन, गले में अटकी है संशय कठिन, पुनः बोले कुछ पूछूं केशव, पुनः बोले कुछ पूछूं केशव, सही समय तुम आए, शायद धरा छोड़ने से पहले मेरे अनेक संशय दूर हो जाए। प्रिय पार्थ साथी तुमसे है इस वृद्ध भीष्म को ये गिला, प्रिय पार्थ साथी तुमसे है इस वृद्ध भीष्म को ये गिला, तुम ही बोलो केशव तुम्हें इस महासमर से क्या मिला। प्रिय पार्थसारथी तुमसे है इस वृद्ध भीष्म को एक गिला, प्रिय पार्थसारथी तुमसे इस वृद्ध भीष्म को एक गिला है, एक गिला, तुम ही बोलो केशव इस महासमर से तुम्हें क्या मिला। फिर बोल रहे हैं कर्म तो निभा रहा था अपने मित्रता का धर्म, दुर्योधन से मित्रता कर दी, दुर्योधन ने अंग प्रदेश दिया था, तो कर्म तो निभा रहा था अपनी मित्रता का धर्म, मां कुंती को दिए वचन की सदा सहता का मर्म, मां कुंती को दिए वचन की सदा सहता का मर्म, अन्यथा कब का ढेर कर चुका होता रण में, युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव भाइयों को क्षण में। विधवा बना देता व्यक्त करने वाली द्रौपदी को, अर्जुन को पिछलाने वाली घमंडी पंचपति को, अन्यथा कब का विधवा बना देता व्यक्त करने वाली द्रौपदी को, अर्जुन पर खिलाने वाले घमंडी पंचपति को। फिर कर्ण बोलते हैं पितामह क्या भी मानते हैं, पितामह क्या आप भी मानते हैं मुझे कर्णवध का दोषी, पितामह क्या भी मानते हैं मुझे कर्णवध का दोषी, पर क्या मेरे कारण अंगराज कर्ण की रथ समर भूमि में थी फंसी। पितामह भूल गया था वह घायल गौ मां के श्राप को, गुरु परशुराम से अपनी जाति गुप्त रखने के बाद। एक प्रसंग है जब अंगराज कर्ण अपनी सेना के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में गायों का एक झुंड था, तो वो गायों के झुंड को प्रतीक्षा किए बिना उसी तेज में गए और गाय के एक पैर पर उनका रथ का पहिया चढ़ गया था। उस घायल गौ मां ने श्राप दिया था कि अंतिम समय यही रथ जो है तुमको धोखा देगा। और एक दूसरा प्रसंग है, गुरु परशुराम जो थे, एक बार कर्ण इनके कर्ण के कंधे पर जांघा पर रख करके परशुराम सो रहे थे, तभी एक कीट आकर के उनके जंघे को उतरने लगा, जंघा से बहुत खून निकलने लगा, लेकिन उन्होंने गुरु को नहीं उठाया, उठाएंगे कीट को भगाएंगे तो गुरु को निद्रा टूट जाएगी। बाद में जब खून जो जंघा से बह करके गुरु के कान तक पहुंचा, परशुराम के कान तक पहुंचा, तब उनकी नींद टूट गई। नींद टूटे देखे पूरा कर्ण का जंघा जो है खून से ये लथपथ था। तुम बोले कि तुम क्षत्रिय नहीं हो सकते, एक क्षत्रिय में बर्दाश्त करने की इतनी क्षमता नहीं होती है, तुम क्षत्रिय नहीं हो। और उन्होंने साथ दिया कि मैंने जो भी तुम्हें विद्या दी है अंतिम समय में काम नहीं आएगी। हाँ ब्राह्मण है, हाँ ब्राह्मण नहीं हो सकते, हाँ ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, इतना बदलाव जो है ब्राह्मण नहीं कर सकता है ये। तब उसे वही बोले पितामह भूल गया था वह एक घायल गौ मां के श्राप को, गुरु परशुराम से अपनी जाति गुप्त रखने के पाप को। मैंने कब उससे कहा कि वो कवच कुंडल दान करे, कवच कुंडल दान किया था। बोले कि आप बोलते हैं कर्णवध का दोषी मैंने उसे कब कहा कि वह कवच कुंडल दान करे, कब मैंने कहा उसे कवच कुंडल दान करे। 5 पुत्रों की मां बनी रहोगी, यह कुंती को वर प्रदान करे, ये तो मैंने नहीं कहा। 5 पुत्रों की मां बनी रहोगी, यह वर कुंती को प्रदान करे। और कब मैंने उससे कहा कि वो कवच कुंडल दान करे। इन्हीं कारणों में छिपा है रश्मि रश्मि के बरकार, पितामह बेकार बाल बैठे हैं मेरा था संशय व्यर्थ, पितामह बेकार बाल बैठे हैं संशय व्यर्थ। एक लाइन
फिर बोल रहे हैं, युद्ध में मात्र एक सारथी की भूमिका थी मेरी, युद्ध में मात्र एक सारथी की भूमिका थी मेरी, केवल मेरे पांचजन ने बजाई थी रणबेरी। केवल मैंने युद्ध की शुरुआत में पांचजन से जो रेफरी का काम करता यही मेरा रोल था। युद्ध में मात्र एक सारथी की भूमिका थी मेरी, केवल मेरे पांचजन ने बजाई थी रणबेरी। गया था मैं दुर्योधन के पास, गया था मैं दुर्योधन के पास, पांडवों का संदेशा लेकर, युद्ध टाल सकते थे कौरव मात्र 5 गांव ले देकर, युद्ध टाल सकते थे कौरव मात्र 5 गांव ले देकर। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करते हुए सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा, अरुण श्रीवास्तव जी की रचना के बारे में मैं क्या कहूँ, तो कुछ शुभाशंसाएं मैंने उस पुस्तक में दे रखी है। आपको पुस्तक मिलेगी तो उसे अवश्य पढ़ लीजिएगा। इतना कह सकता हूँ कि एक मुट्ठी सृजन के बहाने से इन्होंने समस्त वसुधा के प्राण तत्व को मुट्ठी में भर लिया है। इस बात पर तो तालियां बजनी चाहिए। और ऐसा कि मैंने निवेदन किया है कि एक अत्यंत संवेदनशील कवि है और कविता लिखने की जो पहली शर्त है, जो पहला गुण है, वह है संवेदनशीलता। व्यक्ति अगर संवेदनशील नहीं है और प्रेमी नहीं है, रसवान नहीं है, निरस है, तो वह काव्य सृजन नहीं कर सकता। इसलिए कविता के लिए एक उदात्त चेतना के साथ, शब्द सामर्थ्य के साथ, काव्य कल्पनाओं के साथ, इसको मैं कल्पना शक्ति या कवित्व शक्ति भी कहता हूं, संवेदनशीलता और उत्सर्ग की भावना, कुछ देने की भावना, कल्याण की भावना उसमें अवश्य निहित होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव जी को एक अत्यंत संभावनावान प्रतिभाशाली कवि के रूप में देखता हूँ और विश्वास करता हूँ कि ये लोकार्पण पुस्तक जो आपकी नजरों से गुजरेगी, जब आप उसे आद्योपांत अध्ययन करेंगे तो इनकी काव्य प्रतिभा का दिग्दर्शन कर सकेंगे। मैं इनको बहुत ही अशेष मंगल कामनाएं करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि हस्तजन का कार्य निरंतर चैतन्य अवस्था में, चैतन्य रूप से वह चलती रहे और जीवन चलने का नाम है। जो ठहरा तो समाप्त हो गया, इसलिए चलने के कार्य को आप जारी रखिए और चलने के कार्य के साथ जो साहित्य का लक्ष्य है, सहित, सबको साथ लेकर के चलना, सबका हित करना, सबके समग्र समाज के लिए, समग्र वसुधा के लिए लोक मंगल और कल्याण की भावना रखना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय चरई बेटी चलने की और चलने की इच्छा, वह कामना, इसको बचा के रखना, इसको जिद को जिंदा रखना। चलिए मैं अपने 4 पंक्तियां केवल पढ़ करके कभी सम्मेलन का कर्तव्य पूरा कर दूंगा जो उनको निवेदित करता हूं। तलब है कि तलब है, गीत नहीं पढ़ के गजल कर रहा हूं। तलब है कि तलब है कि जिद है बाकी, ये जिद होनी चाहिए। तड़प है कि तलब है कि जिद है बाकी, यह दिल भी धड़कता है कि उम्मीद है बाकी, उम्मीद। और अगला शेर है कि वो जब से गए हैं दूर देकर दीद हमें, इसमें थोड़ी रोमानी है, इस बदल में शायद कभी तो
एक शेर कहा, आखिरी शेर पढ़ देता हूं कि एक जमाना था जब कितने बड़े बड़े लोग होते थे, देखिए सब आज उसमें कमी आ गई। तो उस पर एक शेर कहा, शायद तो संवेदनशील होता है, तो दुख के हालात देखता है तो उसके दिल में भी कोई चोट पहुंचती है। वो कुछ पंक्तियां लिखता है। उठ गए हैं वो लोग जो रहे कभी जिंदा लोग थे। उठ गए हैं वो लोग जो रहे कभी जिंदा, इस शहर में अब लाश और गिद्ध है।